इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम समूहों में रहते हैं और हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी आपसी निर्भरता ने व्यापार को जन्म दिया। व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। व्यापार को आसान बनाने के लिए पैसे का विकास हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पैसे ना हो। आपके पास अनाज है लेकिन आपको औजारों की जरूरत है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास औजार हो और उसे अनाज की जरूरत हो। यह मुश्किल और समय लेने वाला काम है। पैसा इस समस्या का समाधान करते हैं। पैसा विनिमय के माध्यम का काम करता है। यह मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई इसकी कीमत पर सहमत होता है। यह व्यापार को सुचारू और कुशल बनाता है। पैसे से पहले वस्तु विनिमय होता था। प्राचीन काल में लोग अपनी जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे। यह प्रणाली पैसे जैसे किसी माध्यम के उपयोग के बिना एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के सीधे आदान प्रदान पर आधारित थी। वस्तु विनिमय वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान है। यह व्यापार करने का एक सीधा तरीका था जहां लोग अपनी जरूरत की चीजों के बदले अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें दे देते थे। व्यापार का यह तरीका शुरुआती मानव समाजों में प्रचलित था और जीवित रहने के लिए आवश्यक था। उदाहरण के लिए आप मुझे एक बकरी दें और मैं आपको गेहूं देता हूं। वस्तु विनिमय सरल था। इस सरलता ने लोगों के लिए व्यापार को समझना और उसमें शामिल होना आसान बना दिया। हालांकि सरलता का मतलब यह भी था कि इसका दायरा और दक्षता सीमित थी। ये छोटे समुदायों के लिए काम करता था। इन घनिष्ठ समूहों में लोग एक दूसरे और उनकी जरूरतों को जानते थे, जिससे व्यापार करने को तैयार किसी व्यक्ति को ढूंढना आसान हो जाता था। हालांकि वस्तु विनिमय की सीमाएं हैं। जैसे जैसे समुदाय बड़े और अधिक जटिल होते गए, वस्तु विनिमय की सीमाएं और अधिक स्पष्ट होती गई। क्या होगा यदि आपके पास गेहूं है लेकिन उपकरण बनाने वाले को भेड़ चाहिए? यह परिदृश्य वस्तु विनिमय की मुख्य चुनौतियों में से एक को उजागर करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके पास वह हो जो आप चाहते हैं और वह चाहता हो जो आपके पास है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो गेहूं के बदले भेड़ का व्यापार करने को तैयार हो, फिर भेड़ को औजारों से बदल दे। यह बहुचरणीय प्रक्रिया समय लेने वाली और अकुशल हो सकती है। सही व्यापार भागीदारों को खोजने के लिए बहुत प्रयास और समन्वय की आवश्यकता होती है। इसे इच्छाओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। यह जटिल है। इच्छाओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि व्यापार होने के लिए दोनों पक्षों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरा चाहता है। यह आवश्यकता वस्तु विनिमय लेन देन की व्यवस्था करना मुश्किल बनाती है। साथ ही आप मूल्य कैसे मापते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई मानक माप नहीं होता है, जिससे असहमति और भ्रम हो सकता है। क्या एक बकरी के लिए 2 बोरी गेहूं या 3 बोरी गेहूं चाहिए? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य व्यक्तिपरक होता है और इसमें शामिल व्यक्तियों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर बहुत भिन्नता हो सकती है। वस्तु विनिमय व्यक्तिपरक निर्णयों पर निर्भर करता है। ये निर्णय कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें व्यक्तिगत पसंद, वस्तुओं की कमी और आवश्यकताओं की तात्कालिकता शामिल है। इससे विवाद हो सकते हैं। जब लोग वस्तुओं के मूल्य पर असहमत होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप टकराव हो सकता है और व्यापार में बाधा आ सकती है। मूल्य के एक सामान्य मानक के बिना इन विवादों को सुलझाना मुश्किल हो सकता है, जिससे वस्तु विनिमय बड़ी और अधिक जटिल अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कम कुशल प्रणाली बन जाती है। धीरे धीरे लोगों ने वस्तु मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा कदम था। वस्तु मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है। यह अपने आप में उपयोगी है, भले ही इसे पैसे के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। उदाहरण के लिए नमक, सीप या मवेशी। ये वस्तुएं टिकाऊ, विभाज्य और परिवहनीय थीं। पैसे के रूप में उनके उपयोग से परे उनका मूल्य था। उदाहरण के लिए नमक का उपयोग भोजन के संरक्षण के लिए किया जाता था। वस्तु मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कुछ समस्याओं का समाधान किया। यह अधिक मानकीकृत था। गाय के मूल्य पर सहमत होना वस्तुओं के यादृच्छिक वर्गीकरण की तुलना में आसान था। भाग 4, सिक्कों का आविष्कार। लगभग 700 ईसा पूर्व लिडियन लोगों ने सिक्कों का आविष्कार किया। यह क्रांतिकारी था। सिक्के धातु के मानकीकृत टुकड़े थे। उन पर आमतौर पर एक शासक की छवि अंकित होती थी। इससे उनके वजन और शुद्धता की गारंटी मिलती थी। सिक्के पोर्टेबल, टिकाऊ और विभाज्य थे। उन्हें आसानी से गिना और संग्रहित किया जा सकता था। उन्होंने व्यापार को और अधिक कुशल बना दिया। अब लोग वस्तु विनिमय की जटिलताओं के बिना आसानी से वस्तुओं को खरीद और बेच सकते थे। सिक्के तेजी से पूरी दुनिया में फैल गए। वे सदियों तक पैसे का प्रमुख रूप बने रहे। भाग 5, कागजी मुद्रा।
एक क्रांतिकारी विचार। कागजी मुद्रा की अवधारणा वित्त और व्यापार के इतिहास में एक अभूतपूर्व विकास थी। कागजी मुद्रा सिक्कों की तुलना में बहुत बाद में उभरी, जो सदियों से उपयोग में थे। धातु के सिक्कों से कागजी मुद्रा में परिवर्तन ने आर्थिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। पहला बैंक नोट 7वीं शताब्दी के आसपास चीन में जारी किया गया था। यह नवाचार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में लेन देन करने के लिए अधिक सुविधाजनक और कुशल माध्यम की आवश्यकता से प्रेरित था। प्रारंभ में कागजी मुद्रा सोने या चांदी की समान मात्रा का भुगतान करने के वादे का प्रतिनिधित्व करती थी। यह प्रणाली काफी हद तक विश्वास और जारीकर्ता प्राधिकरण की स्थिरता पर निर्भर थी। कागजी मुद्रा सिक्कों की तुलना में हल्की और ले जाने में आसान थी। यह सुविधा एक बड़ा फायदा था, खासकर व्यापारियों और व्यापारियों के लिए जो अक्सर बड़ी रकम का लेन देन करते थे। यह बड़े लेन देन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण खरीद के लिए सिक्कों के भारी बैग के परिवहन के तार्किक दुःस्वप्न की कल्पना करें। घर खरीदने के लिए सिक्कों के बैग ले जाने की कल्पना करो। कागजी मुद्रा की शुरुआत ने इस बोझ को कम किया, जिससे वाणिज्य अधिक कुशल हो गया। हालांकि कागजी मुद्रा की भी अपनी चुनौतियां थीं। प्राथमिक मुद्दों में से एक जालसाजी का जोखिम था, जो मुद्रा में विश्वास को कमजोर कर सकता था। यह जालसाजी के लिए प्रवण था। जालसाज नकली बैंक नोट बना सकते थे, जिससे आर्थिक अस्थिरता आती है और मौद्रिक प्रणाली में विश्वास खत्म हो जाता है। और अगर ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो बहुत अधिक कागजी मुद्रा छापने से मुद्रास्फीति हो सकती है। यह तब होता है जब मुद्रा की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रचलन में मुद्रा की मात्रा और खरीद के लिए उपलब्ध वस्तुओं के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद कागजी मुद्रा की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया। इसने आधुनिक बैंकिंग प्रणालियों और वित्तीय संस्थानों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे आज हम व्यापार करते हैं। आज कागजी मुद्रा हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक मूलभूत हिस्सा है, जो अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाती है। प्राचीन चीनी बैंक नोट से लेकर आज हम जिस विविध मुद्रा का उपयोग करते हैं तक की यात्रा मानवीय सरलता और हमारी वित्तीय प्रणालियों के निरंतर विकास का प्रमाण है। भाग 6, डिजिटल क्रांति और पैसा। 20वीं और 21वीं सदी में डिजिटल पैसे का उदय हुआ। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन लेन देन तेजी से लोकप्रिय हुए। इससे भौतिक नकदी की आवश्यकता कम हो गई। डिजिटल पैसा तेज और सुविधाजनक है। आप दुनिया भर में कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसने ई-कॉमर्स के विकास को भी सुगम बनाया है। हालांकि डिजिटल पैसा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। हैकिंग और डेटा उल्लंघन संभावित जोखिम है। भाग 7, पैसे का भविष्य। इस अध्याय में हम पैसे की परिवर्तनकारी यात्रा में उतरते हैं और यह पता लगाते हैं कि लगातार विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में आगे क्या है। आज हम पैसे में एक और क्रांति क्रिप्टोकरेंसी के कगार पर हैं। यह डिजिटल नवाचार इस बात को नया रूप दे रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में पैसे को कैसे देखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्राएं हैं। पारंपरिक मुद्रा के विपरीत, वे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, जो उन्हें अद्वितीय और क्रांतिकारी बनाता है। वे सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों और ब्लॉकचेन तकनीक के लिए धन्यवाद, लेन देन सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त हैं। क्रिप्टोकरेंसी पारदर्शिता और कम लेन देन शुल्क जैसे संभावित लाभ प्रदान करती है। इन मुद्राओं की विकेंद्रीकृत प्रकृति बिचौलियों की आवश्यकता को कम कर सकती है, जिससे लेन देन अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो जाते हैं। हालांकि उनका मूल्य अत्यधिक अस्थिर हो सकता है। छोटी अवधि के भीतर कीमतों में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे निवेशकों और उपयोगकर्ताओं के लिए समान रूप से जोखिम पैदा हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भविष्य की भूमिका अभी भी अनिश्चित है। जहां कुछ लोग क्रिप्टोकरेंसी को वित्त के भविष्य के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य लोग उनकी स्थिरता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में उलझन में हैं। पैसे की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। वस्तु विनिमय प्रणालियों के शुरुआती दिनों से लेकर सिक्कों और कागजी मुद्रा के निर्माण तक पैसे का विकास मानवीय सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण रहा है। वस्तु विनिमय से लेकर बिटकॉइन तक यह एक लंबी और आकर्षक यात्रा रही है।
पैसे के विकास में प्रत्येक चरण हमारे व्यापार और आर्थिक रूप से बातचीत करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता रहता है, कौन जानता है कि भविष्य में पैसे के क्या क्या रूप होंगे। डिजिटल वॉलेट, संपर्क रहित भुगतान और अन्य नवाचार पहले से ही पैसे को संभालने के हमारे तरीके को बदल रहे हैं। एक बात तो तय है, आदान प्रदान की आवश्यकता बनी रहेगी। चाहे पारंपरिक मुद्राओं के माध्यम से हो या डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से, व्यापार और विनिमय मूल्य की मौलिक आवश्यकता मानव समाज में एक स्थिरांक है। पैसा किसी न किसी रूप में हमारी दुनिया को आकार देता रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पैसे का उपयोग करने और उसके बारे में सोचने के तरीके निस्संदेह विकसित होते रहेंगे, जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशील प्रकृति को दर्शाते हैं।